8 के तीन चैप्टर 8 के 3 हिस्से हैं हमारे पास। जी अल्लाह का शुक्र है, जज़ाकल्लाह। बस क्लासेस स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाए। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। ये आपकी फिजिक्स की किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस की वजह से ये बहुत छोटा हो गया और हम इसको बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट ए जो है वो SHM, पार्ट बी जो है साउंड, पार्ट सी जो है वेव्स। वेव्स मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो गया है, ख़त्म कर दिया है रिड्यूस सिलेबस से। SHM का हिस्सा काफ़ी बड़ा था, उसको भी शॉर्ट कर दिया। 3 केस थे उसमें, सिर्फ एक केस कर दिया उसका। और साउंड जो है उसमें से एक आध टॉपिक इन्होंने बस खाली हटाया। साउंड सारा का सारा है तकरीबन, इसलिए साउंड में से ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला हिस्सा, जिसका नाम है पार्ट ए, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको दिखाते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेटिंग मोशन एंड इट्स डिफरेंट टर्म्स। वाइब्रेटिंग मोशन और इसमें इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ डेफिनेशंस, डिफरेंट टर्म्स। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद SHM एब्रीवेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एब्रीवेशन है SHM एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। SHM और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा SHM के अंदर हमारे पास जो एक केस है, खाली सिर्फ एक ही केस रखा गया है, और वो जो केस है वो है सिंपल पेंडुलम का। पहले ये 3 केस होते थे, सिंपल पेंडुलम, बस एक ही केस कर दिया है। चलें, अच्छी बात है, बहुत ही आसान केस है। प्लस इसके अंदर आपने 2 चीज़ें और पढ़नी हैं, टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, प्लस फ्रीक्वेंसी। बस ये आपका पोर्शन इन्होंने बना दिया है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। आपके पास ग्रैंड टेस्ट डेट आ चुकी है, रिड्यूस सिलेबस हम भी आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी उससे देखा करें। कोई चीज़ कन्फ्यूजन की हो, कोई ऐसा मसला हो तो हमें बता दिया करें। ठीक है, इसके अंदर ये वाला टॉपिक जो ये वाला केस है, बस यही आपने तैयार करना है SHM की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। यानी ये इंपॉर्टेंट है, SHM की डेफिनेशन याद करके जाइएगा, 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लीजिएगा, और ये वाला केस जो है वो लाजमी तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। चैट में यस लिखें और आइए वाइब्रेटिंग मोशन और उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन समझाते हैं, लेकिन ज़रा फास्ट समझाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं होगी, जल्दी जल्दी समझना होगा। सब बच्चे यस कर दें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो सबसे पहले वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है और एक मखसूस पॉइंट के लिए रिपीट करता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे फर्ज कर लें ये पेंडुलम, और इसको आपने मूव कराया तो ये इसका एक मखसूस पॉइंट है जहाँ ये मौजूद है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहते हैं इसको। अब आपने इसको यहाँ ले जाके छोड़ा, तो ये यहाँ से ऐसे करके बार बार अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा, लाइक दिस, ऐसे करके रिपीट करता रहेगा। ये वाइब्रेटिंग मोशन है। इस तरह बहुत सारी और भी मिसालें हैं, ठीक है, तो ये मैंने पेंडुलम की मिसाल दी है। वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन of an object about a fixed point.
is known as vibratory motion. ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आना जाना, आना जाना, और वो जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम है मीन पोजीशन। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इस मोशन का नाम रखा गया है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ चीजें मजीद समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये दो डेफिनेशन एक साथ हम आपको समझा रहे हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड। अच्छा देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वाइब्रेटिंग मोशन करता हुआ देखते हैं, ये देखिए, तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट। ये जिनके ऊपर मेरा पेन चल रहा है, ये सब कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट जहां तक आप आखिर तक लेकर गए, बस उससे ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकते थे। ये आखिरी जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। सही, टोटल 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट का क्या नाम है? मीन पॉइंट या मीन पोजीशन। उसके बाद यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, ये सारे कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स या इंस्टेंटेनियस पोजीशन। और एक आखिर का हद, बस उससे ज्यादा नहीं, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। तो बस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड को समझने के लिए आपने इस तरह से समझना है। देखिए पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यहाँ तक आ जाए, डिस्प्लेसमेंट, 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 जितने पॉइंट इन पॉइंट तक आ जाए डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक गए तो ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, उसके आगे मजीद अब कोई और पॉइंट नहीं होता। वाइब्रेटिंग मोशन जहाँ एंड होता है और उसके आगे मजीद कोई और पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो एम्पलीट्यूड जो होता है, ये क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में पॉइंट्स को मेंशन करना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ये जरूरी है। ये डेफिनेशन सही है, मैट्रिक स्टैंडर्ड के हिसाब से छोटे स्टैंडर्ड पे सही है, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड पे आपको ये बताना पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप कॉलेज के गेट से एंटर हुए, जो कॉलेज का गेट है, मेन एंट्रेंस की वाली बात नहीं कर रहा, जहाँ से क्लासेस स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपका सबसे आखिरी हिस्सा जो है वो सामने वाला केबिन है जहाँ फीस सबमिट होती है, वो आपका एक्सट्रीम है। और दरमियान में जितनी भी जगह आ रही हैं ये सब इंस्टेंटेनियस है। अब मेन गेट से एंटर होते हुए जहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं ये सब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है आपकी। लेकिन जब आप मेन गेट से होते हुए बस वो लास्ट केबिन तक आखिर तक गए, बस जहाँ फीस जमा होती है, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको आप x या y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एम्पलीट्यूड होता है इसको x नॉट या y नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में एक फर्क और भी है, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज हो रही है, ऐसी बात है। लेकिन एम्पलीट्यूड जो होता है वो फिक्स होता है। कोई भी वाइब्रेटिंग मोशन हो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मजीद और आगे।
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी असल में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकेंड। एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दफा वाइब्रेट कर लेगा एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। बहुत सिंपल सा मामला है इसका, ठीक है। अच्छा, डिनोटेड बाय, इसको हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो स्मॉल एफ होता है और दूसरा इसका सिंबल एक और होता है, और वो सिंबल होता है वी जैसा बना हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा जरा ऐसे करके कर्व करके बनाना है, ये ऐसे। इसको एग्जैक्ट आप वी बना देंगे सही नहीं है, इस सिंबल को न्यू पढ़ा जाता है, न्यू न्यू पढ़ा जाता है। ये दोनों सिंबल फ्रीक्वेंसी के, तो जहां पर जैसा मौका होगा उसके हिसाब से सिंबल यूज होता हुआ नजर आएगा। तो ये दोनों सिंबल फ्रीक्वेंसी है। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाए। फर्स्ट कर लिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसने 40 वाइब्रेशंस करी एक सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स, हर्ट्स की यूनिट में नापते हैं, HERTZ, साइंटिस्ट का नाम है। 40 हर्ट्स, या इसको आप 40 वाइब्रेशन पर सेकंड कहते हैं। एक सेकंड की शर्त, 50 वाइब्रेशंस एक सेकंड में हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्स। 60 वाइब्रेशन हुई 10 सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सब बच्चे जल्दी से बताएं, चैट में बताएंगे। 40 वाइब्रेशन एक सेकंड में 40, 50 वाइब्रेशन एक सेकंड में 50, 60 वाइब्रेशन 10 सेकंड में कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए यही चीजें होती हैं, टीचर चीजें समझाता है और उसके बाद चीजें इस तरह करके पूछता है ना, और उसके अंदर आप जवाब देते हैं और फिर जवाब आता है उसका, यही एमसीक्यू होता है। आप एमसीक्यूज के बारे में बड़े परेशान रहते हैं यार, एमसीक्यूज एमसीक्यूज। सर मैं लेक्चर्स में हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ, थ्योरी के लेक्चर्स की बड़ी अहमियत है बच्चों। जब आप थ्योरी के लेक्चर्स लेते हैं, टीचर की बात तवज्जो सुनते हैं और फिर अपने जो उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो करके अपने आप को मजीद और क्लियर करते हैं, तो फिर आप एमसीक्यूज से घबराया नहीं करें। एमसीक्यूज के बारे में खुद भी तहकीकात करा करें। जैसे मैंने कहा भाई, अभी मैंने रिसेंटली आपको चैप्टर नंबर 9 फिनिश करवाया, आपने क्या करा, 10 ईयर उठाया पहले। तो 10 ईयर में जितनी भी 9 के वो एमसीक्यूज आपने छांट लिए जो रिड्यूस सिलेबस से या मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से मैच कर रहे हैं, आपने उनको चेक करना शुरू कर, इस तरह से करते हैं। फिर आपको पता चलेगा कितने बार है, तो बेटा इसका जवाब है 6 हर्ट्ज। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया, मैं इसको कभी भी वो नहीं करता, गलती का हमेशा मार्जिन होता है। जब भी आपसे कोई गलती हो तो आप उस गलती से सीखा करें। तो बच्चों एक्चुअली तौर पे ये इस तरीके से देखा जाएगा, देखें 10 सेकंड में हुए 60 वाइब्रेशन, हमें 10 सेकंड के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए काम करना होता है, तो इसलिए हम 1 सेकंड के लिए काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 सेकंड, और ये जो 10 होता है वो नीचे आके डिवाइड कर जाएगा, कैंसिल करेंगे और जवाब आ जाएगा 6। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, सही है। तो याद रखिएगा, ये मैंने 10 से मिसाल दी है, वरना जो भी वाइब्रेशन हो उसको आप टाइम से डिवाइड करते, जो भी आपको टाइम बताया जा रहा है, बस उस तरह से आपको जवाब मिल जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चों ने गलती करी, तो उस गलती से कोई मसला ये मत समझे कि आपको नहीं आया, नहीं नहीं आपको आया, बस ये बात पिक करना रह गया। अब आपने पिक कर लिया, अब आपका जहन थोड़ा सा और होशियार होकर चलेगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये वाला यूज होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। जहां आप हाँ, वाइब्रेशन पर सेकेंड, वसी वाइब्रेशन पर सेकेंड जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, साइकिल पर सेकेंड, वेव्स पर सेकेंड,
ऑस्किलेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, ये सब फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। लेकिन ये सब के सब जो हैं वो साइंटिस्ट के नाम से मंसूब है जिसे हम हर्ट्ज कहते हैं, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हर्ट्ज ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में जहाँ वाइब्रेशन आ रहा है यहाँ वाइब्रेशन की जगह कुछ भी आ सकता है, वेव्स आ सकता है, वेव्स की जगह रोटेशन आ सकता है, रोटेशन की जगह यहाँ पे साइकिल्स आ सकता है, मुख्तलिफ तरह के वर्ड आ सकते हैं जो वाइब्रेटिंग मोशन से जुड़े हुए होते हैं। सही है, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाई टाइम, तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है फॉर वन वाइब्रेशन। अगर एक वाइब्रेशन हो तो फिर ये फॉर्मूला इस तरह लिखा जाता है, F इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 हो गई, और एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T। तो ये भी फॉर्मूला है, इसका अभी तस्करा आगे चलकर आएगा। ठीक है, और आखिरी बात क्या रह गई, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, और इस यूनिट मैंने आपको बता दी, एक साइंटिस्ट के नाम पर है, और यूनिट है हर्ट्ज। अब हम आगे बात करते हैं, ये लाइन ऐसे डल गई है, ये फ्रीक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली तारीफ, और वो है टाइम पीरियड। थोड़ी बहुत ये डेफिनेशंस हैं जिनको पढ़ने से वाइब्रेटिंग मोशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वाइब्रेटिंग मोशन के मामला आपके बेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जितना वक्त लगेगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल टी से, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब ये ऊपर वाले मामले का बिल्कुल उलट अंदाज से है, लेकिन है वही चीज़। तो मैं आपको इसमें कुछ मिसालें देता हूँ और एक आध दो मिसालें दूंगा, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों फर्ज कर लें 2 सेकंड लगे एक वाइब्रेशन के मुकम्मल होने में, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड। एक वाइब्रेशन कह सकते हैं कितना? बिल्कुल 5 सेकंड लगे एक वाइब्रेशन के मुकम्मल होने में, टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड। और 10 सेकंड लगे 100 वाइब्रेशन के मुकम्मल होने में, तो क्या आप मुझे बताएंगे टाइम पीरियड क्या होगा? सब बच्चे जल्दी से चैट करें। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम गलती की थी उनके पास अब मार्जिन है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जल्दी से शाबाश। 10 सेकंड लगे 100 वाइब्रेशन मुकम्मल करने में, इसका जवाब क्या होना चाहिए? कितना टाइम पीरियड होगा इसका? मैं थोड़ा सा स्कोर सही कर देता हूँ, जरा ये वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। 100 सेकंड लगे 10 वाइब्रेशन। अब जवाब दीजिए। 100 सेकंड लगे 10 वाइब्रेशन, दोबारा जवाब दीजिए। 100 सेकंड लगे 10 वाइब्रेशन। ओके, इसका जो सही जवाब है वो है 10 सेकंड। वो मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, माजरत, बाद में मैंने भी देखा उसको। तो ये 10 सेकंड कैसे आया, समझ में आ गया या समझाऊं? बताएं शाबाश। आप इसको उसी अंदाज से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पीछे सिखाया था। 10 वाइब्रेशन 100 सेकंड में हो रहे हैं, एक वाइब्रेशन 100 डिवाइड बाय 10 कैंसिल करा और जवाब आ गया 10। ठीक है, तो ये बस आना चाहिए हल्के फुल्के अंदाज से, बस ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी यूनिट सेकंड है, इसके अंदर ऐसी और कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी, इनमें से 2-3 डेफिनेशन और रह गई, उनको भी देख लीजिए। और फिर आज की कोशिश है कि हम आज आपको कम से कम SHM तक ज़रूर पहुंचा दें कि SHM क्या होता है और उसके मामला क्या होते हैं, ताकि किसी तरह का कोई मसला बच्चों को पेश ना आए। ठीक है, ये खुद ही फोकस कर लेगा, इसका फोकस बार इस तरह करके हो जाता है, फिर सही हो जाता है। तो अगली जो तारीफ है उसका नाम है पीरियोडिक मोशन।
ये सेकंड लास्ट डेफिनेशन है। इसके बाद दो फोर्सेस के बारे में बताना है, वो तो डायरेक्ट बता देंगे। पीरियोडिक मोशन एक क्या होता है, एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रहा, एक वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसके अंदर टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। यानी जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है वो अपना हर वाइब्रेशन एक फिक्स टाइम में करेगा, एक मखसूस टाइम में करेगा, और वो टाइम नहीं बदलेगा उसका। उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। पीरियोडिक का लफ्ज़ आप हर उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ रिपीट होती है एक मखसूस इंटरवल के बाद। ठीक है, जैसे हमारी सालगिरह एक मखसूस इंटरवल के बाद रिपीट होती है, जाहिर सी बात है, तो वो पीरियोडिक के लफ्ज़ है। मुख्तलिफ मौसम एक मखसूस गैप के बाद रिपीट होते हैं, जैसे रमज़ान मुबारक अभी गुजरा है, तो ये मखसूस गैप के बाद दोबारा रमज़ान मुबारक का महीना आएगा इंशाल्लाह, तो फिर ये भी पीरियोडिक के लफ्ज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे बड़ी अच्छी और बहुत प्यारी मिसाल है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम फिजिक्स के अंदर एक खास किस्म का बनाया गया पेंडुलम है, और इस पेंडुलम की खास बात क्या है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड, यानी इसका हर वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल होता है। ये अपने हर वाइब्रेशन को 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है भाई, ये हम आ गए अब अपनी आखिरी डेफिनेशन पर, और ये डेफिनेशन है डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं हमसे। व्हाट इज डिफॉर्मिंग एंड व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग के लफ्ज़ी मायने होते हैं बिगाड़, और रिस्टोरिंग का मतलब होता है बहाल। बिगाड़ पैदा करना, दोबारा से सही करना, रिस्टोर करना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है ये ऐसी फोर्स होती है जो कि आवे कर देती है, आवे फ्रॉम मीन पोजीशन, आवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से दूर कर देती है। मिसाल के तौर पे आपने एक पेंडुलम लिया और वो पेंडुलम जो है वो अभी अपनी मीन पोजीशन पे, आपने उसे पकड़ा और उसको पकड़कर उस पर फोर्स लगाई और उसको मीन पोजीशन से दूर करा, तो ये कहलाएगी डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये मीन पोजीशन से आगे का। ठीक है, और क्योंकि ये फोर्स सबसे पहले लगती है इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। फिर इसका रूल है जो फोर्स पहले लगेगी उसको पॉजिटिव लेंगे। तो याद रखिए इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है पहचान। इसकी साइन कन्वेंशन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, प्लस में लिया जाता है। ठीक है, जैसे एक्शन रिएक्शन होता है ना, इसी तरह डिफॉर्मिंग के बाद लगती है रिस्टोरिंग। ये दोनों एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं आप। रिएक्शन रिस्टोरिंग फोर्स। एक्शन रिएक्शन में जो बेसिक एक शर्त होती है वो ये होता है कि एक्शन एक बॉडी लगाती है, रिएक्शन दूसरी बॉडी लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फोर्स एक ही पे लग रही होती हैं तो इसलिए एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्शन रिएक्शन की शर्त है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है ये वो फोर्स होती है जो ब्रिंग बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन, जो कि दोबारा से ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर लाती है। तो जो दूर करे वो डिफॉर्मिंग है और जो क्लोज करे वो रिस्टोरिंग है। ठीक है, जरा आपकी अटेंडेंस लग जाए, एक मिनट जरा। ये इसमें एक आप काम कर लिया करो ना कि ये मेरी जो आईडी है
अटेंडेंस आपकी लग गई है। रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इसका जो साइन कन्वेंशन होता है ये लिया जाता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो याद रखें इन दोनों फोर्सेस में से हमारी काम की जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ होना ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। मीन पोजीशन से दूर होना ये काम की चीज़ नहीं है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स आपके लिए सबसे काम की है, डिफॉर्मिंग काम की है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपनी आज की आखिरी डेफिनेशन पर, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर इसके आगे की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इंशाल्लाह आई विल ऑर्गेनाइज 3 क्लासेस, तो मेरी ज़रूर भरपूर कोशिश है या तो आपको कल एक क्लास ऑर्गेनाइज करवा दूँ, कल एक क्लास हो जाए किस तरह पॉसिबल, या फ्राइडे को हो जाए। फ्राइडे को जैसे आपका ऑफ है, क्योंकि कॉलेज वालों ने हमें इजाज़त देती है कि भाई वैसे तो ऑफिशियल 4 क्लासेज हैं, 4 दिन होते हैं और इसके, लेकिन कोर्स को क्योंकि ख़त्म करवाने का कॉलेज वालों ने बोल दिया है कि आप एक टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है कि बस तब तक आप कोर्स खत्म करा दें ताकि रिवीजन वगैरह हो सके। तो थोड़ा सा हमें धक्का मारना है चैप्टर 8 के लिए, बस चैप्टर 8 पे एक धक्का लगना है ज़बरदस्त वाला। फिर मैंने आपको बताया है कि 5, 7 तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है और बहुत आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में। तो अगर फ्राइडे की क्लास मिल गई तो उसमें चैप्टर 8 का SHM का हिस्सा इंशाल्लाह 5 तक पहुंच जाएगा, पेंडुलम भी हो जाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर साउंड के मामला खाली रह जाएंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने, इसकी डेफिनेशन कुछ टीचर्स जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक की बेस पर कराते हैं, तो वो इसकी करेक्टरिस्टिक है जो मैं आगे चल के बताऊँगा। इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये असल में एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। दूसरा, इस पे हलनमा एक कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स लगती रहेगी। जब हम कोई वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तभी वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट होता है। अब झूले की मिसाल है, झूला जो स्विंग करता है ऐसे करेंगे, उसको आपने पकड़ा, उसको फर्स्ट करें कोई बैठा हुआ है, आपने उसे पकड़ा झूला झुलाने के लिए, उसे पीछे किया और उसके बाद धक्का लगा के आपने उसे छोड़ दिया, यानी फोर्स दी। तो क्या ये फोर्स मुस्तकिल चलती रहेगी तो आप हट गए आप रास्ते से? तो जवाब इसका है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो फोर्स कम होती रहेगी और जो रिस्टोरिंग फोर्स पहले थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज होती रहेगी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम इसी झूले को किसी मैकेनिकल सिस्टम से जोड़ दें, यानी किसी मोटर से जोड़ते हैं, मोटर मशीन से जोड़ दें, जैसे पार्क्स में झूले होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं, और उसके अंदर जब ये झूला स्टार्ट होता है, एकदम स्विंग करना स्टार्ट होता है, तो उस पर एक ही तरह की फोर्स लगती रहती है बार बार, और वो एक ही अंदाज से अपना वाइब्रेशन बार बार कंप्लीट करता रहता है। तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट डिस्टोरिंग फोर्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी हर वाइब्रेटिंग मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, बशर्ते कि उसके अंदर टाइम पीरियड फिक्स हो, दूसरा उस पर एक कांस्टेंट डिस्टोरिंग फोर्स है। ये दो बातें सबसे ज़्यादा अहम है इसके अंदर। ये डेफिनेशन का हिस्सा है। ये डेफिनेशन हम नोट से ले सकते हैं, मैंने तो बहुत शॉर्ट अंदाज से बताया इसको। ठीक है, इसको आप एब्रीवेट कर सकते हैं, शॉर्ट में पढ़ सकते हैं SHM। आप हर जगह SHM ही पढ़ता हुआ देखेंगे, आप पूरा नाम ना लिखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसको हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहते हैं, हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया? इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में आपने याद करके जानी है। कम से कम एटलीस्ट 3 करेक्टरिस्टिक आप नोट्स में देखिएगा, आपको ज़्यादा करेक्टरिस्टिक मिलेंगी। मैं यहाँ सिर्फ 3 करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इसकी, जो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। बहुत आसान करेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, 3 में से 2 करेक्टरिस्टिक्स तो आपको यही लिखी हुई नजर आ रही है। पहली क्या है कि SHM हमेशा एक पीरियोडिक मोशन होगा। दूसरा, इसमें हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स, कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स लगती रहेगी। मैंने खाली रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है, मतलब वही है, यानी एक पीरियोडिक मोशन होगा और एक रिस्टोरिंग फोर्स इसमें हमेशा लगती रहेगी। तीसरी और आखिरी बात, अब फर्ज कर लें आपने एक पेंडुलम से मिसाल देता हूँ, उस पेंडुलम को आपने डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और उसे छोड़ा, कम से कम 3 कर लें तो ज़्यादा है, 3 कर लें बहुत। करेक्टरिस्टिक्स 3 करके जानी जरूरी है, जिसके अंदर तीसरा वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको नहीं छोड़ सकते, ये सबसे ज़्यादा अहम है जो भी आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। इसके ऊपर आज का लेक्चर भी एंड कर रहा हूँ। बस आपने एक पेंडुलम लिया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, रिस्टोरिंग फोर्स से वो वापस आया,
और बहुत स्लोली वापस आया। ये जो वापस आ रहा है ना, जिस फोर्स से वापस आ रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स एक एक्सेलरेशन बनाती है और उसका नाम इसी फोर्स के नाम से रखते हैं, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो बना वो कम बना। अब आप क्या करें, पेंडुलम को जरा थोड़ा सा ज्यादा दूर ले जाकर छोड़ें। तो जब ज्यादा दूर यानी ज्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो आप बात ऑब्जर्व करेंगे कि वो बहुत ज्यादा फोर्स से वापस आएगा, यानी ज्यादा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन से वापस आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कम डिस्प्लेस करें तो कम रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है, ज्यादा डिस्प्लेस करें तो ज्यादा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आप कोई भी वाइब्रेटिंग मोशन पर ये बात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं लिख देता हूं बल्कि यहाँ पे, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन is directly proportional with displacement. रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कम डिस्प्लेसमेंट कम रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। अब इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, A is proportional with minus x। A रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, और माइनस का साइन रिस्टोरिंग की वजह से है। बात बताई थी मैंने आपको, रिस्टोरिंग हमेशा माइनस में लेना है, ये माइनस यहाँ नहीं यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सब बच्चे ओके कर दें? बस एंड कर रहा हूँ लेक्चर, आखिरी का 1 मिनट है बस। यहाँ तक ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। आपने यहाँ से हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये आ गया इज इक्वल टू माइनस, और आप जानते हैं प्रोपोर्शन हटाने से लगता है कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट। ये माइनस का कांस्टेंट एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये बनेगा a प्लस कांस्टेंट x इज इक्वल टू, और उल्टे हाथ सीधे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, 0। a प्लस कांस्टेंट x इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। अब अगर कोई भी वाइब्रेटिंग मोशन SHM होने का दावा करे, कोई भी वाइब्रेटिंग मोशन पर ये दावा किया जाए ये SHM है, तो उस वाइब्रेटिंग मोशन को इस इक्वेशन को फुलफिल करना होगा। उस इक्वेशन यानी इक्वेशन उसके पास आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन a प्लस कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये इक्वेशन अगर आ रही है तो आप कह सकते हैं हाँ ये SHM है। अगर वाइब्रेटिंग मोशन में ये इक्वेशन नहीं आ रही तो फिर वो SHM नहीं होगा। अब जैसे हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कहा जाएगा कि पेंडुलम के साथ जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है, साबित करना। हम क्या साबित करेंगे, उसके मोशन को स्टडी करेंगे, और अगर हमने ये वाली इक्वेशन जो यहाँ लिखी हुई ये बना के दिखा दी या ये बनकर आ गई तो हम बोलेंगे कि ये एक SHM मोशन है, क्योंकि ये इक्वेशन SHM मोशन को रिप्रेजेंट करती है। कांस्टेंट जो होता है वो वेरी कर सकता है, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। पेंडुलम के लिए अलग होता है, स्प्रिंग मोशन के लिए अलग होता है, दूसरे वाइब्रेटिंग मोशंस के लिए अलग होता है। सब बच्चे यहाँ तक मुझे यस कर दें, यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हो गया। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें SHM को इंशाल्लाह एंड करेंगे, आपको उसका केस भी पढ़ा देंगे, न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे पेंडुलम के, और इंशाल्लाह ताला फिर आपको साउंड के पोर्शन की तरफ भेजेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।